नमस्कार दोस्तों, तो मैं आर के प्रजापति आप लोग का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर बिग बैंग के सिद्धांतों की माने तो आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में ना दिखाई देने वाले बिंदु में हुए भयानक विस्फोट से पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रहों तथा तारों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, पृथ्वी अपने निर्माण के समय आज सी नहीं थी। उस समय पृथ्वी जलती हुई कॉस्मिक गैसों के एक गोले के रूप में थी, जिसका तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक था। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आदि तत्व परमाणु अवस्था में थे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी विकास के एक लंबे दौर से गुजरी है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, विभिन्न तत्वों ने अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग स्तर बना लिए। लोहे व तांबे जैसे भारी तत्व इस गोले के केंद्र में पहुंच गए और एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर आदि जैसे हल्के तत्व मध्य भाग में इकट्ठे हो गए तथा हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन आदि बाहरी सतह पर आ गए। पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके चलते दिन और रात एवं मौसम में बदलाव होते हैं। लेकिन पृथ्वी का अपनी धुरी पर बने रहना संभव नहीं है और पृथ्वी पर जीवन भी कभी संभव नहीं हो पाता। पर दोस्तों, यह संभव हो पाया क्योंकि पृथ्वी के निर्माण के करीब 4.5 अरब साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर थिया नाम का एक एस्टेरॉयड ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। एस्टेरॉयड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों और खंडों के इकट्ठा होने से चांद बना और चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था, उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसकी वजह से धरती को एक और चीज मिली, वह था मौसम। दोस्तों, धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत जरूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। पृथ्वी को स्थिरता मिलने के बाद पृथ्वी पर कई वर्षों तक अंतरिक्ष उल्कापिंडों की बौछार व हैवी बॉम्बार्डिंग होती रही और यह उल्कापिंड अपने साथ बर्फ के रूप में पानी और कई जरूरी मिनरल्स पृथ्वी पर लाते रहे। और करोड़ों वर्षों तक चलने वाली इस बॉम्बार्डिंग के कारण पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया और इस वजह से पृथ्वी पर खौलते हुए मैग्मा की ऊपरी सतह ठंडी होने से एक ठोस क्रस्ट बना और महासागरों का निर्माण हुआ, जिसके बाद पृथ्वी पर हैवी एसिड रेन स्टार्ट हो गई और पृथ्वी पर यह बारिश लगातार 10 सालों तक हुई। लगातार हुई इस बारिश से पृथ्वी का लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। फिर दोस्तों, पृथ्वी के सेंटर में खौलते हुए मैग्मा के प्रेशर की वजह से निकलते हुए मैग्मा ने पृथ्वी के क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण हुआ और पृथ्वी के केंद्र में लिक्विड कोर के रूप में तरल कोर के भीतर दृढ़ विश्वास ने पृथ्वी के चारों ओर एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाया। यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की सतह को कॉस्मिक रेज से बचाता है। हालांकि धरती के वायुमंडल में अभी भी ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, परंतु समुद्र के अंदर जीवन की शुरुआत के लिए परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल थी। जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन आदि समुद्र के अंदर बने हाइड्रोथर्मल वेंट्स के माध्यम से पहुंच रहे थे और महत्वपूर्ण तत्वों के अतिरिक्त समुद्र में बने इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलने वाला गर्म लावा जीवन पनपने के लिए उचित तापमान भी उपलब्ध करा रहा था, जिनसे एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए। फिर दोस्तों, समय के साथ तकरीबन 2.7 अरब वर्ष पहले समुद्र के अंदर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जिसने पेड़ पौधों की तरह सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करना शुरू किया तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने लगा,
फिर ऐसे ही खरबों सूक्ष्म जीवी साइनोबैक्टीरिया ने करोड़ों वर्षों के बाद धरती के वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया और ऑक्सीजन के होने से पृथ्वी को ओजोन परत के रूप में एक सुरक्षा कवच मिला, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरा बैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकते थे। फिर पहले जीव जो धरती पे आए उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट किस्म के होते हैं। दोस्तों, जब जीवन की शुरुआत धरती पर हुई तो दो तरह के प्रोकैरियोट सामने आए। एक का नाम बैक्टीरिया और दूसरे का नाम आर्किया था। यह दो किस्म की कोशिकाएं सरल होती हैं। फिर आकाश गंगा में पास की बौनी आकाश गंगाओं के बीच सुपरनोवा विस्फोट से असंख्य ब्रह्मांड किरणों ने सूर्य के हेलियोस्फीयर को खराब कर दिया और पृथ्वी पर बमबारी की, जिस वजह से पृथ्वी पर भयंकर आइस एज आया और हमारी पूरी पृथ्वी एक बर्फ के गोले के रूप में बदल गई। पर दोस्तों, इतने हार्श इन्वायरमेंट्स के बावजूद भी कुछ जीवों ने सरवाइव कर लिया और छोटे से जीवन को पृथ्वी के सर्कुलेटिंग सिस्टम ने बचा लिया और फिर पृथ्वी फिर से थोड़े समय बाद अपने गर्म व नॉर्मल इन्वायरमेंट्स में आ गई। और करोड़ों साल के लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया और एक आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकैरियोट कोशिका पैदा हुई। फिर दोस्तों, एक यूकैरियोट एक दूसरे प्रोकैरियोट की अपेक्षा करोड़ों की तादाद में तेजी से बढ़ने लगे। फिर लगभग 1.9 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के छोटे छोटे क्रस्ट आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट नूना का निर्माण हुआ। फिर जैसे ही नूना का निर्माण हुआ, इसकी बढ़ती भूमि ने साइनोबैक्टीरिया को अपनी झीलों, नदियों और वेटलैंड्स में विस्तृत निवास स्थान प्रदान किया। और जैसे जैसे पृथ्वी का लैंड एरिया बढ़ता गया, वैसे वैसे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती गई। और फिर कुछ करोड़ों वर्षों के बाद सुपर कॉन्टिनेंट नूना भी छोटे छोटे स्मॉल कॉन्टिनेंट में टूट गया और कई भागों में बट गया। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर प्लेट टेक्टोनिक्स ने भूमध्य रेखा क्षेत्र में सारे स्मॉल कॉन्टिनेंटल्स को इकट्ठा किया, जिससे एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ जिसे रोडिनिया कहा जाता है। पर एक बार फिर मिल्की वे गैलेक्सी और पास में बनी ड्वार्फ गैलेक्सी के बीच सुपरनोवा विस्फोट से असंख्य कॉस्मिक रेज ने फिर से सूर्य के हेलियोस्फीयर को खराब कर दिया, जिस वजह से पृथ्वी पर फिर से एक भयंकर आइस एज आया और हमारी पूरी पृथ्वी फिर से एक बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। पर दोस्तों, ऐसा हमारी पृथ्वी पर एक या दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार हुआ है। पर लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी के कारण कम समय में अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ा। अत्यधिक ठंड की अवधि में वायुमंडल में ऑक्सीजन आर्कियन युग के स्तर तक गिर गई, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई। हालांकि जीवन को पूरी तरह से कुछ नया विकसित करने के लिए इस चेंजिंग एनवायरनमेंट ने महान अवसर पैदा किए, जिसकी वजह से धरती की सतह पर पहली बार काई व शैल्वों का निर्माण हुआ। इन पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण तेजी से जेनेटिक म्यूटेशन हुए, जिससे नई प्रजातियों के विकास में तेजी आई, जिसके बाद जीवन के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी फास्फोरस और अन्य सामग्री इस जलवायु प्रणाली के माध्यम से प्रसारित हुई और महासागरों में जमा हो गई। जिसके बाद एडियकरण काल के जानवर इस समय दिखाई दिए, जिसके बाद एक डिकिंसोनिया नाम का एक समुद्री जीव सामने आया, जो कि लंबाई में लगभग 1 मीटर था और वह एक नरम शरीर वाला समुद्री प्राणी था, जिसके पास ना ही कोई शेल था और ना ही कोई स्केलेटन। और यह समुद्री जीव रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट के शैलो मरीन इन्वायरमेंट में रहा करते थे। और बदलते समय के साथ करोड़ों वर्षों बाद समुद्र में फास्फोरस और कैल्शियम के स्तर में वृद्धि हुई और जीवन अपने पर्यावरण में मौजूद सभी जरूरी एलिमेंट्स का उपयोग करके जीवित रहने के लिए विकसित होते रहे। और माइक्रोडिक्टियन जैसे समुद्री जीव भी हड्डियों और शीपियों वाले समुद्री जीव बनके विकसित हुए। और फिर लगभग 540 मिलियन ईयर्स एगो रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट भी कई भागों में टूटकर बिखर गया। और फिर कई करोड़ों वर्षों बाद जब सभी स्मॉल कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े तो फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का निर्माण हुआ। दोस्तों, अगर बात की जाए तो पृथ्वी के अंदर मौजूद रेडिएशन जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉन्टिनेंटल रिफ्ट्स वह स्थान है जहां एक महाद्वीप टूटकर
फूटने वाले मैग्मा और रेडियो एक्टिव तत्वों को उजागर करता है और प्रत्येक छोटे महाद्वीप पर जीवन अलग अलग रूपों में विकसित होता है। और जब छोटे महाद्वीप अपने जीवन रूपों को पुनः संयोजित करते हैं तो अलग अलग क्रॉस ब्रीडिंग से जीवन विभिन्नता के नए रूप पैदा होते हैं, जिसे क्राउन एवोल्यूशन कहा जाता है। और लगभग 530 मिलियन ईयर्स पहले समुद्र के अंदर समुद्री जीवन बहुत ही तेजी से फल फूल रहा था और तब तक समुद्र के अंदर कई सारी नई प्रजातियां विकसित हो चुकी थी। दोस्तों, अगर बात की जाए तो कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान समुद्री मछलियां ही पृथ्वी पर वह पहली समुद्री जीव हुई जिनकी रीढ़ की हड्डी थी, और इसीलिए मछलियां ही हम मानव के पुराने पूर्वज के एलिमेंट्स के सबसे ज्यादा संकेतकार हैं। और समय के साथ जैसे जैसे समुद्र के अंदर मछलियों का विकास होता गया और मछलियों की नई प्रजातियां जन्म लेती गई, और फिर एक लंबे विकास के बाद एक एथियोस्टिगा नामक नई प्रजाति ने जन्म लिया, और ये वही पहला समुद्री जीव था जो पहली बार समुद्र के पानी से बाहर निकला था। और दोस्तों, तब तक समुद्र के बाहर की बाहरी दुनिया भी पेड़ पौधों और ऑक्सीजन से काफी फल फूल चुकी थी, और धरती पर न्यू स्पीसीज भी काफी तेजी से विकसित हो रहे थे। फिर बदलते इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया पर मैमल्स और रेप्टाइल्स भी दिखाई दिए, और ये सभी जीव गर्म जलवायु के तहत विकसित होने लगे, जबकि रेप्टाइल्स कई स्पीसीज में विभाजित हो गए और स्तनधारी जीव चूहे के आकार के जानवर बने रहे। फिर करोड़ों वर्षों के बदलाव के बाद रेप्टाइल्स डायनासोर के आगमन के साथ डायनासोर्स कई अन्य जानवरों की प्रजातियों पर हावी हो गए और अस्तित्व के संघर्ष में जीत हासिल की। और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी पर बदलते समय के साथ डायनासोर्स की अनेकों जातियां विकसित हुई, और बड़ी ही तेजी से इनकी जनसंख्या भी पूरी पृथ्वी पर बढ़ने लगी, और डायनासोर आकार और जनसंख्या में इतने हो गए कि इन्होंने करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के हर कोने पर राज किया। फिर आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इजिप्टा नाम का 40 किलोमीटर व्यास वाला एक बड़ा एस्ट्रॉइड 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है, और कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है, जिस कारण पृथ्वी पर एक भयंकर विस्फोट होता है। इस महाप्रलय से डायनासोर समेत धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गई, और इस तरह पृथ्वी से डायनासोर मरकर पूरी तरह विलुप्त हो गए, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे थे और जमीन के अंदर बिल व सुरंग बनाकर रहा करते थे। फिर दोस्तों, मनुष्यों के पूर्वज कहे जाने वाले प्राइमेट्स गोंडवाना महाद्वीप के दरार में प्रकट हुए, और फिर स्टेम एवोल्यूशन के माध्यम से समय के साथ चूहे जैसे कृंतकों के बीच नई प्रजातियां प्रकट हुई, और फिर लगभग 404 मिलियन वर्ष पहले ये प्राइमेट्स अफ्रीका महाद्वीप पर नई दुनिया के बंदरों के रूप में बड़ी ही तेजी से विकसित होने लगे, और देखते ही देखते इन छोटे प्राइमेट्स ने बंदरों का आकार ले लिया, और बदलते समय के साथ खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हुए छोटे बंदरों ने अपने शरीर का विकास किया, जिसके बाद यह छोटे बंदर अब बड़े आकार के बंदरों में विकसित होने लगे। दोस्तों, यही वह समय था जब पृथ्वी पर इन्हीं बंदरों से मनुष्य के जीवन की शुरुआत होने लगी, और हमने मनुष्य के जीवन की शुरुआत के लिए अपने पैरों पर सीधे खड़े होकर अपना पहला कदम आगे बढ़ाया और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को रफ्तार दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तब इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।